हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और साथ ही में कुछ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है, जिनको ART भी बोला जाता है, लाइक दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शिफ्ट गिफ्ट एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, ये सारी टेक्निक्स इनमें इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। जब कोई कपल जो है 1 साल तक रिपीटेटिवली रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहा है बट उसके बाद भी उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, देन दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। अब ये या तो मेल के वजह से हो रहा होगा या तो फीमेल के वजह से हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे, इनएबिलिटी टू कंसीव द प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, हमें पता है बर्थ कंट्रोल के लिए हम प्रोटेक्शन जैसे चीजों का यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं, लाइक कॉन्डोम्स या डायफ्राम या एक्सेट्रा। ठीक है, बट जब कोई भी प्रोटेक्शन बिना यूज किए या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है until the 1 year of regular sexual intercourse, तो ऐसे में उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोलेंगे। अब ये मेल की वजह से भी हो सकता है, फीमेल की वजह से भी हो सकता है। अब इसके क्या कॉजेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिससे इनफर्टिलिटी आती है, जिसको हिंदी में हम नपुंसकता भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों आती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस कैन बी द फिजिकल कॉजेस हो सकती है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है मेल या फीमेल बॉडी में, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। कॉन्जेनाइटल यानी बाई बर्थ भी हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से उनको डिफिकल्टी हो सकती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। इसी के अलावा डिजीजेस जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं बॉडी में कुछ, या कैंसर जैसे डिजीजेस होते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस होता है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी PCOS, ऐसे डिजीजेस के कारण भी हम देखते हैं कि आगे वो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हमने ऑटो इम्यून डिसीज बोला, जिसमें देखते हैं अगर स्पर्म एंटर करता है फीमेल वजाइना में, फीमेल यूटेरस में, तो उसको वहां पे एज एन एंटीजन रिकॉग्नाइज करते हैं, बाहर से आया वो कोई दुश्मन रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? तो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। साथ ही में कुछ साइकोलॉजिकल फीचर्स भी इसमें लीड करते हैं, रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो इनके वजह से, मेंटल इम्बैलेंस, इनके वजह से भी हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती और फीमेल या मेल जो है वो इनफर्टाइल रह जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं दैट इज कॉमन कॉजेस क्या क्या है फीमेल्स में और मेल्स में। तो फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें हम देखते हैं ओवरी एनलार्ज हो जाते हैं, उसके सराउंडिंग एजेस पे बहुत सारे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और यहाँ पे फीमेल जो है वो रेगुलरली अब पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस करने लगती है, और बिकॉज वो 2-2, 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली मिस होती है तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाती। तो ऐसे फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इसी के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही में एंडोमेट्रियोसिस, तो हमें पता है यूटेरस के अंदर ये जो टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम, वो जनरली यूटेरस के बाहर ग्रो होता है, और हमें पता है जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम बहुत ही नेसेसरी है। तो एंडोमेट्रियम अगर बाहर ग्रो होगा तो कैसे जाइगोट इंप्लांट करेगा इनसाइड? तो ऐसे में यहाँ पे भी हम देखते हैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। मेल के केस में हम देखते हैं स्मॉल स्पर्म काउंट, तो हमें पता है स्पर्म काउंट जनरली 200 मिलियन से 400 मिलियन में होना चाहिए, बट कभी कभी मेल में स्पर्म काउंट लो होता है, बिलो 50 मिलियन, बिलो 60 मिलियन। अब इतना कम स्पर्म काउंट अगर होगा तो वो जो है स्पर्म एग तक रीच नहीं कर पाते और स्पर्म जो है एग को फ्यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है, फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसके अलावा स्मॉल साइज ऑफ पेनिस, अगर पेनिस का साइज स्मॉल होगा तो वो कभी भी सर्विक्स तक, हमें पता है सर्विक्स के नीचे वजाइना होती है, तो वजाइना में वो कभी भी सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा और स्पर्म को इंजेक्ट कर ही नहीं पाएगा इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, तो स्पर्म सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं रहे हैं बिकॉज पेनिस इज वेरी स्मॉल, सो स्पर्म इज रिलीजिंग इनटू द आउटर पार्ट ऑफ वजाइना, वजाइना के ही आउटर पार्ट में स्पर्म रिलीज हो रहे हैं और वो पहुंच नहीं पाते हैं इनसाइड द यूटेरस। तो ऐसे में यहाँ पे भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करते हैं आज के कंडीशन में हम देखते हैं इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस है। ठीक है,
कुछ 20, 30, 40 साल पहले इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे, तो या तो उन इनफर्टाइल कपल को चाइल्ड को अडॉप्ट करना पड़ता था या फिर उनको चाइल्डलेस रहना पड़ता था। बट आज के कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है वो भी हम जानेंगे डिटेल में। आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, जहाँ पे अगर स्पर्म जो है वो प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है, इंसेमाइनेट किया जाता है इनसाइड द यूटेरस, ठीक है। इसके अलावा कुछ सरोगेट मदरहुड का यहाँ पे कंसेप्ट आता है, जिसमें एक वुमन की प्रेगनेंसी कोई दूसरी वुमन कैरी करती है। मतलब प्रेग्नेंट, मतलब एक कपल को चाइल्ड चाहिए बट उनको अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है तो किसी दूसरे मदर के अंदर भी वो प्रेगनेंसी कैरी आउट हो सकती है, सरोगेसी, ठीक है। तो मदर सरोगेसी मदरहुड का भी यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है। इंट्रा यूटेरिन इंसेमाइनेशन, मतलब यूटेरस के अंदर इंसेमाइनेशन करने का भी यहाँ पे हम देखते हैं, इंसेमाइनेशन होने के कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। तो ये सारी टेक्निक्स, इसको ही बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या आर्ट, ठीक है। तो इसमें असिस्ट किया जाता है रिप्रोडक्टिव मतलब चीजों के साथ, जहां पे हम देखते हैं बहुत सारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को असिस्ट करके यहाँ पे उसको पॉसिबल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरली हो नहीं पा रही है तो उसको असिस्ट करके, उसको मैनिपुलेट करके वो पॉसिबल कराई जाती है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे हम देखते हैं एग को कलेक्ट किया जाता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मदर, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट फादर, ठीक है। अब दोनों को ही अलाउ किया जाता है टू फ्यूज इन अ आर्टिफिशियल स्टिम्युलेटेड लैबोरेटरी कंडीशन। तो आर्टिफिशियल कंडीशन में जब स्पर्म और एग को फ्यूज कराया जाता है तो उसी कंडीशन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म और एग का फ्यूज होता है तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, और क्योंकि ये आर्टिफिशियल कंडीशन में हो रहा है तो इसको इन विट्रो बोल रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली वो जो जाइगोट फॉर्म होता है या जाइगोट से ब्लास्टुला फॉर्म होता है, तो ये अर्ली एम्ब्रियो ब्लास्टुला या जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाता है इनटू द यूटेरस। तो ये इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट ये इतना इजी भी नहीं होता, इसका सक्सेस रेट 20 to 30 to 40% होता है बस, ठीक है। 20 to 40% सक्सेस रेट होता है और 60% ये अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो रिपीटेटिवली ये करते रहना पड़ता है, एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिफ्ट या गिफ्ट के बारे में हम जानते हैं। तो जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्या होता है, कभी कभी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो एग जो रिलीज हो रहा है और स्पर्म जो आ रहा है वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। तो ऐसे में एग यानी ओवम को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म को भी कलेक्ट किया जाता है और उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है फॉर आईवीएफ, यही टेक्निक, ठीक है। इसके बाद हम गिफ्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गमेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर इसका एंटीरियर पार्ट ही अगर ब्लॉक हो जाए तो ओवरी से निकलने वाला एग कभी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा ही नहीं और स्पर्म के साथ फ्यूज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एग को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ओवरी और उसी एग को दूसरे किसी वुमन में, दूसरे फीमेल में, या अगर ये फीमेल कैपेबल है तो इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि यहां से तो एग जाने नहीं वाला, तो एग को यहां से इंजेक्ट करके इसको इधर से डाल दिया जाता है या तो किसी दूसरे फीमेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में गमेट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा जाइगोट ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गमेट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इंट्राफैलोपियन गमेट ट्रांसफर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमाइनेशन। सबसे पहले ICSI क्या होता है, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। डायरेक्टली एग के अंदर या ओवम के अंदर जब सिंगल स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। मतलब डायरेक्टली एग के अंदर ही सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दैट इज द सिंगल स्पर्म सेल इज इंजेक्टेड इनटू द एग इन अ लैबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। अब ये होता कैसे है, कब होता है, कब इसकी जरूरत होती है, हम देखते हैं कभी कभी मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है, तो वो कभी एग तक पहुंच ही नहीं पाता और एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में मेल से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और उन स्पर्म में से किसी एक सिंगल स्पर्म को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द ओवम, ठीक है। एंड this is the process which is taking place under a stimulated laboratory condition। तो laboratory condition में ये की जाती है और फिर जब इसका जाइगोट प्रोडक्शन होता है तो उस जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाता है इनसाइड द यूटेरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्म को, मेल के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द सर्विक्स ऑफ फीमेल, ठीक है। यूटेरस में नहीं, नॉट इन द यूटेरस, ओनली इन द सर्विक्स ऑफ फीमेल। तो फीमेल के सर्विक्स में स्पर्म को जो है वो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियली जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। ये कब जरूरी होता है? हमने देखा था फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी मेल में हम देखते हैं पेनिस साइज स्मॉल होने के कारण स्पर्म कभी भी यूटेरस यानी सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पाते, तो ऐसे में उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और इस तरीके से स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और स्पर्म जो है वो सर्विक्स के अंदर से होते हुए यूटेरस में ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन, जिसमें हम देखते हैं कि स्पर्म को डायरेक्टली यूटेरस में इंसेमाइनेट किया जाता है, ना कि सर्विक्स में। ये भी सिमिलर होता है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन के ही जैसे, बट इसको यहाँ पे हम देखते हैं स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द यूटेरस, ठीक है। डायरेक्टली यूटेरस में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, नॉट इन द सर्विक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में एक और चीज है, दैट इज हम अभी पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में हम सरोगेट मदर का भी एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब यहाँ पे हम देखते हैं जनरली कोई फीमेल वीक कंडीशन में होती है, उसकी फिजिकल एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी कैरी कर सके फॉर 9 मंथ, तो वो अपना एग डोनेट करेगी और उस एग और पेरेंट के स्पर्म के साथ फ्यूजन होकर जो जाइगोट बनेगा उसको किसी दूसरे फीमेल में इंप्लांट किया जाएगा। तो पहली जो ओरिजिनल मदर है उसका एग लिया जाता है, बिकॉज शी कैनॉट हैव द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती, ठीक है। शी कैनॉट कंसीव प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, शी कैनॉट कैरी प्रेगनेंसी, तो वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती। तो ऐसे में वो उस फीमेल का एग जो है वो कलेक्ट करके और उसको जाइगोट में कन्वर्ट करके आगे वो किसी दूसरे फीमेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो फीमेल कैरी करती है उसकी प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ। तो पहली ओरिजिनल मदर की प्रेगनेंसी कोई दूसरी मदर जब कैरी करती है तो ऐसी मदर को हम सरोगेट मदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं जब फीमेल के बॉडी कंडीशन नहीं होती प्रेगनेंसी कैरी करने लायक, तब इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना चाहते 9 मंथ तक, तो वो भी अपनी प्रेगनेंसी सरोगेट मदर से कैरी करवाते हैं, ठीक है। अब्रॉड में या बाहर देशों में ये बहुत सी चीजें होती है कि कोई स्टार्स बोलो या फिल्म स्टार या बहुत बड़े रिच लोग जो होते हैं वो सरोगेट मदर को यूज करते हैं फॉर कैरिंग देयर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म बैंक की। तो स्पर्म बैंक्स ये प्लेसेस होते हैं जहां पे स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और लोगों को प्रोवाइड भी किया जाता है जिनको जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो सीमन जो प्रोवाइड किया जाता है बाय अ हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन उस सीमन को स्पर्म को डोनेट करता है उसको स्पर्म डोनर बोलते हैं। जैसे कि हम एक मूवी देखे हैं दैट इज विक्की डोनर, जिसमें वो स्पर्म को डोनेट करने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो स्पर्म को डोनेट करते हैं टू द स्पर्म बैंक्स आर कॉल्ड एज स्पर्म डोनर, ठीक है। अब स्पर्म को स्टोरेज करने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे स्पर्म को बहुत ही लो टेम्परेचर पे दैट इज अराउंड -191 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। वो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है 191 to 196 डिग्री सेल्सियस, और उस पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडॉप्शन की। तो एडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके जरिए एक सिंगल पेरेंट या कोई कपल जो है वो लीगल राइट पाता है किसी एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए, तो उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, ठीक है। तो जिस भी चाइल्ड को वो अडॉप्ट कर रहे हैं उनके उस चाइल्ड के से रिलेटेड उनको सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, जैसे कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल चाइल्ड के होते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो माता पिता और उनका बच्चा होता है उनके जो राइट्स होते हैं वैसे ही राइट एक अडॉप्शन के बाद में उन अडॉप्टिव पेरेंट्स को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अडॉप्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने जरूरी होते हैं। अडॉप्शन अगर करना है तो अडॉप्टिव पेरेंट जो है वो मेडिकली फिट होने जरूरी है, साथ ही में फाइनेंशियली स्टेबल होने जरूरी है ताकि आगे वो जो चाइल्ड के एक्सपेंसेस या केयर के जो भी खर्चे हैं वो उठा सके। इसके अलावा पेरेंट की हम देखते हैं एज जो होती है वो 21 ईयर मिनिमम होनी ही चाहिए। 21 ईयर से ओल्ड जो भी है वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, बट उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए और भी यहाँ पे कॉजेस होते हैं, जैसे कि बहुत लोग बहुत ही ज्यादा
क्या बोल सकते हैं, बुरी आदतें यूज करते हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ठीक है, तो इन चीजों के वजह से भी स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव कम होता है और साथ ही में फीमेल के कंडीशन में ओव्यूलेशन को भी ये अफेक्ट करता है। तो ये बुरी आदतें भी आगे जाके इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है और साथ ही में खत्म होता है एक पूरा लेसन जो कि है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बस थैंक यू भाई वेरी मच।